दिल्ली के कारोबारी और नेता दीपक भारद्वाज मर्डर केस में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस के मुताबिक महंत प्रतिभानंद इस हत्याकांड का मुख्य मास्टरमाइंड नहीं है, बल्कि वो कोई और है। पुलिस की माने तो महंत प्रतिभानंद और दीपक भारद्वाज के बीच कोई जान पहचान नहीं। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए प्रतिभानंद को 5 से 6 करोड़ की सुपारी दी गई थी। अगर पुलिस की ये जानकारी सही है तो फिर ये भी हम कह सकते हैं कि भारत में हत्या के लिए दी गई अब तक की सबसे बड़ी सुपारी। जानकारी सामने आ रही है कि आश्रम खरीदने के लिए खुद प्रतिभानंद को करीब 2 से 3 करोड़ रुपयों की जरूरत थी। महंत प्रतिभानंद के बारे में जानकारी देने के लिए पुलिस के पास पटना और बेंगलुरु से 3 फोन कॉल आए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हरिद्वार में 2 बार दीपक भारद्वाज की हत्या की पहले भी कोशिश हुई थी। यह भी जानकारी सामने आई कि इस हत्याकांड को पूरा करने के पीछे दीपक भारद्वाज के किसी खास जानकार आदमी का हाथ हो सकता है, जो मास्टरमाइंड तक दीपक भारद्वाज की हर एक बारीक जानकारी पहुंचाता था। हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव के पास। शिवेंद्र, शुरुआत से पुलिस बार बार इस थ्योरी की तरफ इशारा कर रही है कि कोई करीबी हो सकता है। जब गुरु स्वामी नाम का एक शख्स सामने आया कि हो सकता है ये किसी को गुरु स्वामी कहा जाता हो, कई और नाम इस कड़ी में शामिल हुए, प्रतिभानंद का नाम सामने आया और अब आखिरकार यही लग रहा है कि ये जो गुत्थी है ये इतनी उलझी है कि सामान्य तौर पर एक मास्टरमाइंड को हम देख ही नहीं सकते हैं यहां। जी बिल्कुल श्वेता, इस मामले में सबसे खास बात यही है कि ये जो पूरी सुपारी की चेन है इसमें कई लोग शामिल हैं और जिसमें आखिर की कड़ी जो है वो मास्टरमाइंड है। और अभी तक जितने भी लोग आए हैं उनके साथ जानकारी जो भी मिली है उसमें कई और दूसरे नामों की बात आई है और उनको तलाश करने के बाद जब पुलिस वहां तक पहुंचती है उसके बाद पता चलता है कि उनको किसी और ने इनडायरेक्ट रूप से कहा था। यानी बहुत लंबी चेन बनाई गई थी और इस बात को फुल प्रूफ योजना बनाई गई थी जिससे कि आखिर तक मास्टरमाइंड तक पुलिस न पहुंच पाए और पुलिस की जांच उलझी रहे। यही शायद अभी तक की उसकी साजिश थी जो मास्टरमाइंड है इस पूरे मामले में। इसीलिए पुलिस अभी तक इसके बेहद करीबी होने के, इस शख्स के शामिल होने की बात से नहीं हट रही और परिवार वालों तक को अभी तक इसमें क्लीन चिट नहीं दी गई है। इस मामले में अभी तक प्रतिभानंद के बारे में माना जा रहा था कि वही वो शख्स है जो सब बातों की जानकारी रखता है और उसको पता है कि आखिरकार कौन वो शख्स है जिसने सुपारी दी थी। लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ और आया है कि उसको खुद 5 से 6 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई थी और उसमें कई और लोग शामिल हो सकते हैं जो उस आदमी को डायरेक्टली जानते हो जिसने सुपारी दी थी, जो मास्टरमाइंड था। और अभी जो हमारी सूत्रों से बात हुई उसके मुताबिक इसमें एडवोकेट जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है वो भी शामिल हो सकता है, क्योंकि पूछताछ में जो बातें अब नहीं आई हैं 5 से 6 करोड़ रुपए वाली और आश्रम को खरीदने की वाली बात, ये उसके जरिए मिली हो सकती है। और साथ ही शिवेंद्र, पुरुषोत्तम राणा धरा गया तो प्रतिभानंद का नाम सामने आया। अब यानी कि अगली कड़ी तक पहुंचने के लिए प्रतिभानंद को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जी बिल्कुल, जब तक प्रतिभानंद नहीं पकड़ा जाता तब तक और आगे के नामों का साफ तौर पर खुलासा नहीं होगा और यही पुलिस की चिंता है, क्योंकि जितनी देरी हो रही है प्रतिभानंद को पकड़े जाने में उतनी ही मुश्किल होगी उन्हें उस मास्टरमाइंड तक पहुंचने में जो इस पूरी साजिश का कर्ता धर्ता है। और वो शख्स बहुत करीबी भी हो सकता है, कोई बहुत करीबी जानकार भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है। इसीलिए पुलिस ने सबको ताकीद किया हुआ है, इंक्लूडिंग परिवार वाले लोगों को, कि वो देश छोड़कर नहीं जा सकते, बगैर अपनी मर्जी के शहर छोड़कर नहीं जा सकते। यहां तक कि ये भी कहा गया है। और जब तक प्रतिभानंद नहीं पकड़ा जाता तब तक ये साफ नहीं हो पाएगा कि साजिश में पूरा खेल क्या था। और जो बातें अब निकल करके आ रही हैं 5 से 6 करोड़ रुपए की फिरौती, ये बेहद गंभीर और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत में किसी की हत्या के लिए अब तक इतनी बड़ी फिरौती देने की बात नहीं आई। और अगर ये बात सच है तो ये वाकई हैरान करने वाली बात है। और जाहिर सी बात है, जिस शख्स ने 5 से 6 करोड़ रुपए फिरौती इस बात के लिए, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए दिए होंगे, उसका जरूर कोई ऐसा फायदा होगा, इतना बड़ा फायदा हो रहा होगा जिसके लिए इतनी बड़ी रकम वो चुका रहा हो। और यही बात शक पैदा करती है कि क्या कोई परिवार का शख्स, कोई बहुत करीबी रिश्तेदार है जो चाहता था कि दीपक भारद्वाज इस दुनिया में न रहे। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र श्रीवास्तव, हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं। जाहिर है जितनी परतें हैं इस पूरे मामले में और जिस पैमाने पर फिरौती का जिक्र कर रहे हैं शिवेंद्र, ये मामला सुलझेगा तो जाने क्या तस्वीर सामने आएगी। बहरहाल हम राजनीति की तरफ रुख करते हैं। दिल्ली में आज नरेंद्र मोदी फिक्की के एक समारोह में महिलाओं के कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने मदर इंडिया राग अलापा, मोदी ने गुजरात के गड्ढों के बहाने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। आपको कष्ट हो रहा है, इन सब बातों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। अरबपति औरतों की सभा में नरेंद्र मोदी की अदाओं की यह शुरुआत थी। पूरा भाषण आधी आबादी पर कि इसके बिना मुकम्मल देश नहीं बन सकता। गुजरात के अभिमान पर नरेंद्र भाई की मशहूर गर्जना आज नदारद थी। दिल्ली के खचाखच भरे फिक्की सभागार में मोदी सिर्फ नारी शक्ति की संभावनाओं पर केंद्रित रहे। कुछ किस्से सुनाए, कुछ कहानियां कहीं और कुछ कहावतों का जिक्र किया,
लेकिन इतने से काम नहीं चला। भारतीय विपन्नता के अर्थशास्त्र से राहुल गांधी ने कलावती का आविष्कार किया था, तो मोदी ने सफलता के समाजशास्त्र से कर डाली जसूबेन की खोज। अहमदाबाद में हमारे यहाँ एक जसूबेन के पिज्जा बहुत पॉपुलर है, और पिज्जा हट के बगल में अगर उसका आदमी स्टॉल लेकर के खड़ा है तो हमारे यहाँ पढ़ा लिखा नौजवान होगा तो भी जसूबेन के पिज्जा को हाथ लगाता है, उधर नहीं लगाता है। अब आज क्या होगा, मीडिया के लोग अहमदाबाद जाएंगे, वो ढूंढेंगे ये जसूबेन भी वो कलावती जैसा तो नहीं है। करतल ध्वनि के बीच फिक्की के महिला मंडल में मोदी बोलते रहे, सब मंत्रमुग्ध, लेकिन कांग्रेस कुपित हो गई। कहा जसूबेन पर बेकार में वाहवाही लूट रहे हैं मोदी। It is her struggle, her efforts. I am unable to understand how can one get credit of it. शायद मोदी को कांग्रेस के इस जवाब का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने अपने तिलिस्म का जिक्र करते करते कांग्रेस के कान उमेट दिए। बहुत कुछ करना बाकी है। अभी जो कुछ भी हुआ है ना, वो तो मैंने हमारे कांग्रेस के मित्रों ने जो गड्ढे किए हैं वो गड्ढे भरने का काम किया है। मोदी महिलाओं के बीच भी कांग्रेस पर चुटकी लेने से नहीं चुके। गड्ढे भरने की बात कर ये समझाने की, ये बतलाने की भरसक कोशिश की कि देश की बदहाली के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। सही मायने में कहें तो फिक्की के इस मंच का इस्तेमाल भी मोदी ने अपनी ब्रांडिंग के लिए की। कांग्रेस तो इसी हमले का इंतजार कर रही थी। लगा साधारण प्रवक्ता से काम नहीं चलेगा, तो प्रतिक्रिया के लिए प्रवक्ताओं के प्रमुख ने मोर्चा संभाला। उन्होंने जो खाई खोदी है उसे भी तो कोई भरेगा। महीना भर पहले मोदी जब दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स गए तो उन्होंने युवाओं के बीच केवल देश के विकास और युवाओं की भूमिका पर बात की। फिक्की की महिला विंग को संबोधित किया तो उनकी निगाहें केवल महिला वोट बैंक पर थी। क्यास लगाने की जरूरत नहीं कि ये सब मोदी के मिशन 2014 की रणनीति का हिस्सा है। कुछ महिला गुजरात के मुख्यमंत्री खुले मंचों से संक्षेप में शायद ही कभी बोलते हों। फिक्की में भी लग रहा था कि उन्होंने अभी शुरू ही किया है। आगे दौर की बात करेंगे, देश की बात करेंगे, देश के दुश्मनों की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने दावों की दुकान समेट दी। अमिताभ सिन्हा और अशोक सिंघल के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। इस बीच एनसीपी नेता डीपी त्रिपाठी ने गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को लेकर एक अहम बयान दिया। त्रिपाठी ने कहा कि अगर गुजरात दंगों को लेकर मोदी प्रायश्चित करें तो उन्हें माफ किया जा सकता है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। गुनाहों से आदमी मुक्ति पा सकता है अगर उसको समझ ले और उसके लिए लोगों से क्षमा मांग ले। ये नहीं है कि अगर एक गलती हो गई तो जीवन भर वही रहेगा। उसको अगर कोई ठीक करना चाहे तो ठीक कर सकता है। सोहराबुद्दीन शेख और तुलसी प्रजापति एनकाउंटर केस में आरोपी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अमित शाह के लिए थोड़ी राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुलसी प्रजापति केस में अलग से ट्रायल की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा सोहराबुद्दीन केस में अमित शाह को मिली जमानत को बरकरार रखने का कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अहमदाबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अमित शाह के घर पत्नी की मौजूदगी में जश्न मनाया जा रहा है। आखिर यहां से 1000 किलोमीटर से भी दूर दिल्ली से पति अमित शाह के लिए खुशखबरी जो आई है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने नरेंद्र मोदी के खासम खास और गुजरात के कद्दावर बीजेपी नेता अमित शाह को बड़ी राहत बख्शी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति एनकाउंटर केस एक साथ चलेंगे और तुलसी प्रजापति एनकाउंटर केस में अलग से ट्रायल चलाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सोहराबुद्दीन केस से अलग तुलसी प्रजापति केस में अलग एफआईआर दर्ज करने की दरकार भी नहीं है। सोहराबुद्दीन केस में अमित शाह को मिली जमानत भी बरकरार रखी है सुप्रीम कोर्ट ने। अपने नेता को मिली राहत से पार्टी भी संतुष्ट है और पत्नी भी। तो पहले से मानते हैं कि अमित भाई के ऊपर जो भी इस तरह के आरोप लगे हैं वो सब राजनीति से प्रेरित हैं। अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित उच्च चरित्र के कार्यकर्ता हैं
बहुत राहत हो गई है और बहुत खुशी में है। सारा हमारे रिलेटिव्स भी बहुत खुशी में है और सबको कल से बहुत चिंता थी, लेकिन राहत हो गई। इसके कारण हमको बहुत आनंद हो गया है। मोदी के करीबी अमित शाह पर सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति एनकाउंटर केस में गंभीर आरोप हैं। सोहराबुद्दीन शेख और उसकी पत्नी कौसर बी को गुजरात के एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने हैदराबाद से उठाया था और नवंबर 2005 में फर्जी एनकाउंटर में दोनों की हत्या हुई थी। तुलसी प्रजापति इसी केस का गवाह था, लेकिन बाद में उसका भी 28 दिसंबर 2006 में एनकाउंटर कर दिया गया, जिसे फर्जी पाया गया था। केस की जांच कर रही सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से झटका लगा है। हालांकि कांग्रेस को यकीन है कि आखिर में सुप्रीम कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा। तुलसीराम प्रजापति, जिन्होंने राजस्थान जेल से खत लिखा था कि गुजरात की पुलिस मुझे जेल से निकाल के मार देगी क्योंकि मैं कुछ जानता हूं, अब ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। इस बात का जब सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की वजह से न्याय की उम्मीदें और बढ़ेंगी। अमित शाह को दिसंबर में गुजरात चुनाव में जीत मिली, मार्च में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए और अब अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट से राहत। फिलहाल सितारे बुलंद हैं, लेकिन केस में आखिरी फैसला इतनी खुशी दिलाएगा कि नहीं कहा जा सकता। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। पहले शर्मनाक बयान और जब हंगामा बरपा तो माफी मांगी। महाराष्ट्र में सूखा पीड़ितों के दर्द पर दवा लगाने की बजाय भद्दा मजाक करने के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। हालांकि इससे पहले पूरे विपक्ष ने अजित पवार के इस्तीफे की मांग की। परवा उपोषणाला बसले होते, टी.एस. देशमुख कोणतरी 55 दिवस झाले आझाद मैदानावर उपोषणाला बसलाय। कोण देशमुख का कोणतरी बसलाय ना, पाणी सुटलं, पाणीच नाही तर काय सोडता, काय मुद्दा का तिथं अवघडच झालं। बरं पाणी प्यायला मिळालं त्याच्यामुळे लघवी पण होईल। 7 अप्रैल को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने राज्य भर में भयंकर सूखे से पीड़ित किसानों का भद्दा मजाक उड़ाया था। अजित पवार के शर्मनाक बयान से निकली चिंगारी अब आग में बदल चुकी है और महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर इसका सबूत दिखाई दिया। पूरे विपक्ष ने सुबह से पवार के खिलाफ लामबंदी कर दी और मांग सिर्फ एक, अजित पवार इस्तीफा दें। अजित पवार पहले भी कई बार विवादों की सीमा में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन इस बार मुद्दा और मौका दोनों संवेदनशील हैं, लिहाजा विपक्ष भी उन पर आग उगल रहा है। उनको उसका इस्तीफा मत लीजिए, उनको निकाल दीजिए, उनको बर्तरफ कीजिए। अगर नहीं करते हैं तो हम देख लेंगे क्या करना है, लेकिन ये महाराष्ट्र की जनता का अपमान है, ये कलंक है। गलती बड़ी है, इसलिए अजित पवार ने अपने बयान के तुरंत बाद ही माफी मांग ली थी। उसके बाद विधानसभा में भी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने अपने बयान पर अफसोस जताकर क्षमा मांगी। बोलायचं होतं ते मी बोललो, त्याच्यामध्ये माफी मागितली आणि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेची ह्या माझ्या वक्तव्यामुळे ज्या त्यांच्या भावना दुखावल्या गेलेल्या आहेत त्याबद्दल मी अतिशय विनम्रपणे सर्वांची त्या ठिकाणी माफी मागतो। लेकिन क्या सिर्फ माफी मांग लेने से उन किसानों और लोगों के दुखों पर मरहम लग जाएगा जिनका उप मुख्यमंत्री ने मजाक बनाया था? अपने गैर जिम्मेदाराना बयानों से अजित पवार ने सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र के किसानों का भद्दा मजाक उड़ाया है। अपने बेटी की धूमधाम से शादी करने वाले भास्कर जाधव को शरद पवार ने खूब खरी खोटी सुनाई थी। क्या यही न्याय वो अपने भतीजे अजित पवार के साथ करेंगे या फिर यहां भी वो अपने खून के रिश्ते को तवज्जो देंगे, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती 7 साल बाद आज भोपाल में बीजेपी दफ्तर पहुंची। बीजेपी में उपाध्यक्ष बनने के बाद उमा भारती का ये भोपाल दौरा कई मामलों में अहम था। उमा ने यहां शिवराज सरकार की जमकर तारीफ की और यहां तक कहा कि विकास के मामले में गुजरात अभी मध्य प्रदेश से पीछे है। रुख उत्तर प्रदेश का, जहां पुलिस की बर्बर
ताकि तस्वीर सामने आई है यहां के बुलंदशहर में जब यौन शोषण की शिकार हुई एक 10 साल की बच्ची पुलिस के पास शिकायत करने पहुंची तो पुलिस ने पीड़ित लड़की को ही हवालात में डाल दिया। आरोप है कि यह लड़की खेत में काम करने गई, दबंगों ने इसे हवस का शिकार बनाया। आरोपी बच्ची को बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए और जब माता पिता उसे पुलिस के पास ले गए तो पुलिस ने उसे ही बंद कर दिया।